नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था जनरल साइंस और उसमें पढ़ रहे थे हम फिजिक्स। तो मुझे उम्मीद करता हूं या कि आपको फिजिक्स समझ आ रही है और आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इस चीज़ का लाभ मिले। ये फिजिक्स हमारी है जो जनरल साइंस वाली हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल वाला, कॉलेज वाला या कॉम्पिटिशन एग्जाम वाला। तो उसके अंदर हमने करीब आज तक 14 से 15 क्लासें कर ली है। और कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा द्रव्य के गुण या मैटर के जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चीज डिस्कस की। उसके हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता आपको पता होगा, किसी चीज पे भारी बल लगाना, उसके बाद हम बल हटा रहे हैं, वो फोर्स रिमूव कर रहे हैं तो वापिस अपनी प्रीवियस स्टेट में आ रही है, पुण्य स्थिति को प्राप्त कर रही है। तो ये चीज प्रत्यास्थता की हमने कल डिस्कस करी, पूरा बारीकी से डिस्कस किया क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे वो है दाब, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। दाब आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, दाब। और दाब आपको पता है कि हमारे डेली लाइफ में या डेली जीवन में दाब हम कई तरह के या प्रेशर हम कई तरह के महसूस करते हैं। आप समझ रहे हो कि किस किस तरह के आपको दाब या प्रेशर आता है। कभी आपको एग्जाम से संबंधित प्रेशर आता है, एक प्रेशर आपको सुबह सुबह उठते उस टाइम भी तो आता है, तो वो भी तो एक प्रेशर ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दाब। कभी किसी को इकोनॉमिक का प्रेशर आता है, मतलब आर्थिक प्रेशर होता है, किसी को एग्जाम का है, किसी को किसी चीज का है, कोई किसी चीज के प्रेशर से परेशान है, कोई टीचर की डांट से, कोई टीचर की मार से हो गया, या कोई पढ़ाई से का प्रेशर है, कोई मेंटली प्रेशर हो रहा है, कोई सोना बाबू के चक्कर में प्रेशर में आ रहा है ना। इस तरह सब लोग, मतलब आज के टाइम में सभी कोई मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, मेंटली प्रेशर चल नहीं रहा है किसी के किसी ने। कोई भी वो बोलते हैं ना कि सुखी नहीं दिख रहा आज के टाइम में। तो ये तो चलो छोड़ो, अलग बातें होगी। पर हम पढ़ेंगे आज जो प्रेशर या दाब है फिजिक्स वाला। हमारे फिजिक्स में उस दाब को या प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब अगर आपको बोले कि आपकी भाषा में दाब क्या है, दाब किसको बोलते हो आप, मतलब बल लगाना ही तो होता है। मैं बोलूंगा इस बोर्ड पे आपको दाब लगाना है, तो आप क्या करोगे, ये बोर्ड है, इसका पूरा क्षेत्रफल है, एरिया है, इस पे आपने हाथ रखा और क्या कर रहे हो, दाब लगा रहे हो। तो दाब कहां पे लग रहा है, पूरे बोर्ड पे लग रहा है या इस एरिया में लग रहा है, ओनली इस एरिया में लग रहा है। तो जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, इस पे दाब क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है यहां तो, और जो इसके कॉर्नर है ये है, इन पॉइंट पे क्या है, दाब कम लग रहा है। ध्यान से समझना, इस पे कॉन्सेप्ट निकलेगा अभी। तो इस एरिया पे दाब क्या ज्यादा लग रहा है, तो दाब कहां से है, दाब दाब कैसे कैसे जनरेट हो रहा है। अगर दाब को अगर आप फील मतलब समझो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, दाब कैसे लगा रहा हूँ, इतना बल ही तो लगा रहा हूँ, एक तरफ फोर्स ही तो लगा रहा हूँ। और फोर्स किस पे लगा रहा हूँ, कोई एरिया पे लगा रहा हूँ, किस चीज के क्षेत्रफल पे लगा रहा हूँ, किसी के एरिया पे तो लगा रहा हूँ। तभी तो ये किसी के एरिया पे या किसी क्षेत्रफल पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, तब क्या उत्पन्न हो रहा है, दाब उत्पन्न हो रहा है। ये तो दाब है फिजिक्स के अंदर। ये समझने की बात थी। अब लिखने की बात थोड़ी सी अलग है, इसी की भाषा में लिखेंगे। अगर मैं आपसे कोई पूछे कि एरिया, ये क्षेत्रफल है ना, ये बड़ा है काफी, और इस पे आप दाब लगाओगे तो दाब ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, सीधी सी बात है। एरिया बड़ा होगा तो दाब भी वहां कम दिखाई देगा, क्योंकि ये दाब फैल रहा है, उस कॉर्नर पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, इस पे भी चारों तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं मुझे सिर्फ इसी ही सर्किल पे, इतनी छोटी सी वस्तु के एरिया पे दाब लगाना है, तो मेरा दाब क्या होगा, मजबूत होगा, पकड़ वाला होगा। पकड़ मजबूत होगी ना, उस दाब ज्यादा लगेगा ना। एक दूसरे एग्जांपल से समझो, ये मार्कर है, मेरे को बोला इस मार्कर को तुमने जोर से पकड़ना है अच्छे से, तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा मार्कर है मेरे हाथ में, ऐसे मैंने पकड़ लिया, जोर से आ गया, तो मैं क्या करूं, ज्यादा बल लगा रहा हूं, ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं कि दूसरा मेरे हाथ से छीन ना पाए। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो इस पे मतलब एरिया छोटा था तो दाब क्या ज्यादा लगा। अब इतना बड़ा कोई मतलब लकड़ी का या लोहे का कोई ऐसा रोड टाइप का, सरिये टाइप का कुछ है, मतलब गोल ऐसे मार्कर जैसा ही काफी बड़ा है, मेरे को बोले तुम अब इसको पकड़ो, तो मैं उसको एक हाथ से पकड़ पाऊंगा, नहीं पकड़ पाऊंगा, दोनों हाथ लगाऊंगा ऐसे पकड़ने के लिए, फिर भी पूरा प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरे हाथों में आ ही नहीं रहा, इतना बड़ा है और मेरे हाथ तो इतने से ही हो रहे हैं। तो वो क्या, उसको प्रॉपर दाब नहीं लग रहा, प्रॉपर सॉरी वो बल नहीं लग रहा, तो वो उस पर प्रॉपर दाब नहीं आ रहा है ना। तो मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि दाब है ना, एरिया पे डिपेंड करता है, कि जितना तुम बड़ा एरिया होगा उतना ही दाब वहां कम होगा।
वो जितना एरिया छोटा होगा उतना ही दाब वहां ज्यादा होगा। तो अब आपके लिखने की बारी है। लिखोगे कैसे? फिजिक्स की भाषा में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। दाब क्या होता है? किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। किसी सतह, मतलब ये भी एक सतह ही है, और उसके किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ये सतह थी, इसका क्षेत्रफल था, मैंने एक बल लगाया, बल से क्या बना? दाब। लिखो आप, किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, ये क्षेत्रफल है शॉर्टकट, ठीक है, समझ जाना है। क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। भैया, ये समझ जाना, कहलाता है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी हिंदी में सही नहीं है, तो आप समझ जाना, वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, और अपने नोट्स जरूर बनाएं, प्रॉपर लिखते रहे, साथ के साथ बहुत काम आएंगे। सही बता रहा हूं मैं, नोट्स बहुत, क्योंकि अगर आप रेलवे वगैरह के इनके क्वेश्चन, वैकेंसी आ रखी है, उनके क्वेश्चन लगाओगे ना प्रीवियस ईयर, तो आपको, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, वो एक अलग बात है, वो क्वेश्चन आपके इन कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे, निकल जाएंगे क्वेश्चन, हो रहे हैं सोल्व, आप करके देखना, यकीन मानो मेरा। अगर आप, मैं पढ़ा रहा हूं, इतना फिजिक्स पढ़ोगे तो इस फिजिक्स से आपके क्वेश्चन सारे निकलेंगे। तो दाब क्या होता है? इस सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है, अब दाब क्या होता है? दाब का फॉर्मूला पूछिए आपसे, दाब क्या होता है? दाब केवल बल अपॉन में क्षेत्रफल ही तो होता है भैया। दाब क्या होता है? बल अपॉन में क्षेत्रफल। उसका SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक दो होते हैं इसके, एक तो होता है न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, या बोले आपसे कोई इसका पास्कल तो भी होता है ना, दाब का मात्रक पास्कल, ये दाब का SI मात्रक है। दूसरी लाइन आप इसके नीचे ये लिखो कि दाब के नीचे आप क्या लिखोगे? क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, एरिया जितना बड़ा होगा, दाब उतना ही कम होगा। ठीक है, उतना ही कम होगा। अगर एरिया या क्षेत्रफल कम होगा तो दाब उतना ही ज्यादा होगा। तो मतलब कैसे बोल सकते हैं? बल है जो एरिया है, सॉरी दाब है, वो दाब क्या है? एरिया के समानुपाती है या वितरणक्रमानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले से समझो, अगर दाब बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्षेत्रफल है एरिया नीचे की ओर है, मतलब घट रहा है। दाब ज्यादा तो मतलब क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल ज्यादा, ठीक है, तो दाब कम। ठीक है, ऐसा है, ये चीज है, ये एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आप चीज लिख लेना। ठीक है, आप समझ गए होगे। अब बात करते हैं, हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि दाब के कुछ प्रकृति है कि द्रव्यों में दाब कैसे लगते हैं, लिक्विड है उसके अंदर दाब कैसे काम करता है। उसके हम दो तीन टॉपिक, वो क्या बोलते हैं कि कंडीशन पढ़ेंगे, दो तीन कंडीशन है, 3 से 4 कंडीशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको क्वेश्चन मिलता है देखने को। अब आपसे पूछे द्रव्यों के अंदर दाब कैसे काम करता है, या लिक्विड के अंदर दाब कैसे काम करता है, तो उसके अंदर दाब कैसे काम करेगा कि वहां जब दाब लग रहा है किसी लिक्विड के, जैसे ये बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, कोई लिक्विड है, तो इसमें जो दाब लग रहा है वो किस पे डिपेंड करते हैं? पहले तो इसकी हाइट या गहराई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये बात हमने मान ली। दूसरी इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डी, जो हम क्या बोलते हैं डेंसिटी या घनत्व में, कि कितना ये भरा हुआ है, कितना नजदीक है इसके अणु वगैरह है, कितने पास है, कितने दूर है। ठीक है, तीसरा जो जी गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, गुरुत्वीय पे डिपेंड करता है। 3 चीज पे ये डिपेंड करता है दाब। तो अगर आपसे पूछे द्रव्यों में दाब, सॉरी द्रव्यों में क्या हो रहा है? द्रव्यों में दाब, सही लिखा है ना, द्रव्यों देखना है, द्रव्यों में दाब, ठीक है। आपसे पूछे द्रव्यों में दाब किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप कैसे लिखोगे? प्रेशर P, दाब है मतलब
एक उसकी हाइट ऊंचाई, एक उसकी डेंसिटी डी, एक उसका जी गुरुत्वीय। ये क्या है, दाब है प्रेशर वाला पी, एच क्या ऊंचाई हाइट है, ये क्या है डेंसिटी घनत्व है, और ये गुरुत्वीय जो त्वरण बल लग रहा है उस पे है। ठीक है, इन चीजों पे गुरुत्वीय त्वरण के इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई आपको बोल दे यही दाब का मतलब बर्तन है उसमें जो दाब लग रहा है, अब ये हमने दाब बात किया था कि दाब कहां लग रहा है, क्यों लग रहा है ऐसा, कि लिक्विड होता है वो क्या, उसके अणु क्या होते हैं, एक वे में मोशन करते हैं, रेंडमली मोशन करते हैं। इसके अणु है रेंडम मोशन, मतलब रेंडम इधर उधर असमान गति करते हैं। लिक्विड के अंदर जो इसके अणु है लिक्विड के द्रव के, वो एक वे में गति नहीं करते हैं, वो उसके अणु क्या करते हैं, असमान गति करते हैं। मैं बताता हूं आपको, द्रव पदार्थों का दाब उनके भार के कारण होता है, जितना भार ज्यादा होगा उतना ही दाब ज्यादा होगा। द्रव के अणु क्या होते हैं, मैं बोल रहा था कि भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं, एक जगह नहीं करते। इस कारण द्रव के अणु परस्पर बर्तनों दीवारों से टकराते हैं। तो क्या करते हैं, ये अणु यहाँ टकराते हैं कि दीवारों पे टकराते हैं, क्योंकि पानी क्या होता है हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये एक मान लो सॉलिड बर्तन का है, जैसे सॉलिड बर्तन का ठोस पाइप है कठोर वाली, इसके तीनों ओर से जैसे मान लो सिलेंडर है अपना, और इसके अंदर गैस भरी हुई है, लिक्विड के रूप में तो होती है वो, तो वो ये बाहर तो निकलना चाहती है पर निकल नहीं पाती है। अगर उसी लिक्विड को हम किसी प्लास्टिक की थैली में डाल दे, पॉलीथीन में डाल दे, तो वो क्या होगी, ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है ना, वो थोड़ा सा हाथ वाथ लगने फट भी जाता है, पानी बाहर निकल जाता है उसका। और फिर लोहे की चीज में डालने के बाद नहीं निकलता, क्योंकि वो ठोस होता है। ये फोर्स तो लगा रहा है बाहर निकलने के लिए, पर क्या है जो तय बनी हुई है ये अपने बर्तन की, ये काफी इससे भी ज्यादा फोर्स लगा रही है, इससे ज्यादा ही बल लगा रही है, तो इसको कंट्रोल करके रखा, बाहर नहीं निकलने दे रही है। अगर बर्तन के अंदर होगा ये दाब, तो ये तीन चीजों पे डिपेंड, चार चीज पे डिपेंड कर जाएगा। चार चीज कौन सी होगी, ये तीन तो हो ही होएगी। एक क्या होगा, उसका वायुमंडल का भी दाब लग रहा है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब प्लस क्या हो जाएगा, ये H इंटू डी इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक दाब लग रहा है ना। ये ग्रेविटेशन फोर्स किसके कारण है, ग्रेविटी त्वरण किसके कारण है, वायुमंडलीय दाब के कारण ही तो आ रहा है। वायुमंडलीय दाब लग रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ नीचे की तरफ की चीज को खींच रही है, तभी तो हो रहा है। तो ये भी एक नई चीज ऐड हो जाती है, ठीक है, जब किसी बर्तन या किसी चीज के अंदर लिक्विड डला होता है। तो यहां तक मैं सोच रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आप इसी तरह लिख लो या बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसकी हम चार जो मेन कंडीशन है वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आएगी। हमारा मेन ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहता हूं कि तुम समझो चीजें, समझी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। अगर तुम्हें लिखना ही है तो लिखा हुआ तो बहुत जगह मिल जाएगा, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है, गूगल बाबा भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी है एक से एक अच्छे राइटर की, कहीं से भी आप लिखा हुआ देख लो। लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लिख के तुम भी नोट्स बना के रख लोगे, दोबारा पढ़ोगे समझ में ही नहीं आएगा। और अगर चीज समझी होगी ना, और फिजिक्स में आपको उसी दिन बता रहा था, फिजिक्स ऐसी चीज है कि तुम ऐसे हिस्ट्री की तरह मत समझो कि फिजिक्स में अगर तुम्हें हिस्ट्री का सन या राजा महाराजा उसके युद्ध लड़ाई याद है तो ही नंबर मिलेगा। फिजिक्स को अगर तुमने डेली लाइफ से रिलेट करके समझा दिया ना, तो भी तुम्हें थ्योरी पेपर में नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वहां एग्जांपल ऐसे देने होते हैं कि जो हमारे डेली लाइफ से रिलेट हो। अब द्रवों से संबंधित कुछ नियम है, अब द्रवों से संबंधित कुछ नियम है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव से या लिक्विड से रिलेटेड कुछ लॉ है वो पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या, पहला नियम क्या बोलता है कि द्रव के भीतर, ठीक है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। पहला क्या बोलता है कि द्रव में या लिक्विड में जो दाब लगता है वो उस बर्तन के या किसी पॉइंट के गहराई के समानुपाती हो। ये समानुपाती प्रोपोर्शनल का निशान है, गहराई के समानुपाती। कैसे, अब देखो ये यहां से इसी एक बर्तन से समझेंगे अपन सब कुछ, ठीक है। ये एक एच की ऊंचाई है, ये हाइट है, ये यहां से बना हुआ बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन ऐसे पानी से बना हुआ है, ठीक है भाई। अब मैं बोलूं ये टंकी के मैंने यहाँ पे एक छिद्र कर दिया, बेज कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया और एक यहाँ पे कर दिया,
तो आप बताओ इस टंकी में से जब पानी गिरेगा तो पानी ज्यादा दूर वाला कौन सा पानी ज्यादा दूर जाएगा, किस पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। ये मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है या पॉइंट सी, आप बताओ ए बी सी में से कौन से टेप या बोलते हैं जो बिंदु है या टूंटी लगी हुई है, कुछ भी है, नल लगा हुआ है, कौन से का पानी ज्यादा प्रेशर से आएगा और ज्यादा दूर तक जाएगा। आपको पता है कि प्रेशर ए का ज्यादा दूर जाएगा क्योंकि इस पे दाब ज्यादा लग रहा है, ये इसकी गहराई की पे डिपेंड कर रहा है। जितना पानी ऊपर है, जितनी गहराई है टंकी की, तो पानी इसका प्रेशर भी इस पे ज्यादा है तो ज्यादा दूर तक जाएगा, इसका पानी यहां तक जाएगा। बी का पानी यहां तक ही जाएगा और सी का पानी यहां तक ही है क्योंकि इस पे पानी ऊपर कम है, इसकी गहराई भी कम होगी ना, तो सी का पानी कम जाएगा और ए का पानी सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा। तो इसका पहले का मतलब है कि द्रव में दाब है वो गहराई पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी गहराई होगी जितना ऊंचे नीचे होगा ये नल उतना ही ज्यादा प्रेशर से आता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, हमारे वॉश बेसिन की टूंटी होती है वो ऊपर लगी होती है, उसका इतना प्रेशर नहीं होता है, बल्कि हमारे जो टॉयलेट बाथरूम में टूंटी लगी होती है वो सबसे नीचे लगी होती है, उसका प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि उस पे जो हमने ऊपर टैंकी रखी है उसका प्रेशर उस टॉयलेट बाथरूम वाले टूंटी पे ज्यादा लग रहा है, वो सबसे नीचे है, वो सबसे गहराई में, उसकी हाइट और टैंकी की हाइट देखना ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रेशर से पानी आता है। ये डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो इसे आप। और वॉश बेसिन वाली टूंटी के ऊपर होती है उसका इतना प्रेशर नहीं आता है। सेकंड चीज क्या है, स्थिर द्रव है कोई, ठीक है, और किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होगा। अब मान लो ये पानी, ये रुका हुआ पानी है, ठीक है, इसको भूल जाओ आप, इसी से हम फिर समझेंगे, आप लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। दूसरा क्या है, स्थिर द्रव में दाब सभी बिंदु पर समान है। समान कैसे है भाई, ये स्थिर द्रव है मान लो और सभी बिंदु पर दाब समान है, समान कैसे है वो चीज देखो। आप मान लो ये टैंकी है, इसमें एक छिद्र यहां कर दिया इस सामने की तरफ, इसी के बराबर एक छिद्र उस तरफ कर दिया, इसके पीछे की तरफ कर दिया, एक इस कॉर्नर पे छिद्र कर दिया, एक इस कॉर्नर पे कर दिया, तो ये एक लेवल पे है ना भाई, ये एक लेवल पे पानी रुका हुआ है, ठीक है, एक लेवल पे, और छिद्र तुमने यहां कर दिए, यहां टूंटियां लगा दी, तो इनका पे जो दाब लग रहा है इस बिंदु पे वो समान है। इस पे जितना पानी गिरेगा इतने प्रेशर से उतना इससे गिरेगा, उतना इससे गिरेगा, उतना ही इससे गिरेगा, चारों से बराबर ही गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए बी सी में, ए बी सी डी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चारों पे बराबर गिरेगा, चारों से बराबर गिरने वाला। तो इस कहने का मतलब है स्थिर द्रव में दाब सभी बिंदु पे समान होता है। सही बात है, पहले में क्या था, गहराई के समानुपाती होता है, ठीक है। तीसरे बात करते हैं, तीसरे में क्या कह रहा है ये, तीसरे में क्या होता है, स्थिर द्रव में एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव में क्षैतिज तल पे, क्षैतिज तल मतलब समझ रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, क्षैतिज तल पर दाब समान होता है, दाब समान होता है। कैसे समान होता है, इसमें कंडीशन ये है कि हाइट बराबर होनी चाहिए तब दाब समान होगा। क्षैतिज का कैसे बनाओगे, मान लो ये एक आप ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे करके वो ऐसे बनाओगे, ठीक है, वो ये कुछ कोई ऐसे मटका बना हुआ है, ठीक है भाई क्या हो रहा है, ये मटका सा ऐसा बना हुआ है, इसका पानी इसमें यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, इसके भी मान लो तुम यहां तक ही भरा हुआ है, इसमें पानी यहाँ ऐसे ऐसे आया हुआ पानी है, ऐसे 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 आया हुआ यहाँ तक, ठीक है, ऐसे समझ जाना तुम। इनका पानी का लेवल इन तीनों का ऐसे बराबर है, ऐसे बराबर है तीनों का, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। अब ये है क्षैतिज, ये मतलब इस पे बोल रहा है स्थिर द्रव में क्षैतिज तल पर दाब समान, तो दाब समान इसलिए है कि भाई इसकी जो हाइट एच है ना, वो इसकी हाइट एच है, इसकी भी हाइट एच है, तीनों की हाइट है ना, जो पानी का प्रेशर लग रहा है ना, तीनों की समान है, गहराई तीनों की समान है, तब ये दाब समान आ रहा है। ऐसा नहीं है अगर मैं इसको पूरा भर दूं, इसको पूरा फुल कर दूं यहां तक, तो अब इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इस टूंटे से जो पानी निकलेगा ना यहां से वो ज्यादा दूर चला जाएगा इस पॉइंट तक से, ठीक है, इससे निकलेगा वो यहां से कमी तो जाएगा ना। तो तीनों को इसलिए बोला है कि तीनों का समान कब है, जब ये इनकी हाइट या
गहराई समान है। इनकी गहराई कब समान है? जब ये तीनों एक बराबर स्थिति में भरे हुए, यहां तक भरे हुए तीनों, ठीक है। मार्कर नीचे गिर गया मतलब क्वेश्चन छप गया। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, इसका संकेत यही है, मार्कर नीचे गिरा है, मार्कर नीचे गिरा, क्वेश्चन छपा। अब समझना। तीसरा क्या करता है कि किसी बिंदु पर द्रव दाब के घनत्व पर निर्भर करता है। चौथा क्या बोल रहा है कि द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा दाब भी उसकी गहराई के उतना ही अधिक होगा। चौथा क्या बोल रहा है? चौथा नंबर 4 नंबर क्या बोल रहा है? किसी बिंदु का द्रव का दाब घनत्व पर निर्भर करता है, डेंसिटी पे निर्भर करता है भैया, घनत्व पर निर्भर करता है। जितना घनत्व ज्यादा उतना दाब ज्यादा, जितना डेंसिटी ज्यादा उतना ही प्रेशर ज्यादा। मैं सबसे पहले ही बताया उस फॉर्मूले के अंदर क्या था, एक हाइट थी, गहराई थी, एक डेंसिटी थी डी थी, एक क्या था गुरुत्वीय त्वरण था जी था। इन चीजों पे दाब डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है उन चीजों के, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था प्रेशर। तो ये चीजें याद रखना। ये 4 मेन कंडीशन थी, आप लिख लो या नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहली क्या, द्रव किसके समानुपाती है दाब, द्रव की गहराई के। दूसरा क्या, स्थिर दाब पे सभी बिंदु का समान लगेगा, एक जगह लगे हुए तो वो मैंने बताया था। स्थिर दाब में क्षैतिज तल पे भी समान लगेगा, देखो इनकी गहराई बराबर है तब लग रहा है। और किसी बिंदु पे द्रव का दाब उसके घनत्व पर निर्भर करता है, उसकी डेंसिटी के भी उसके बराबर लगेगा। अब पास्कल भाई आया था, पास्कल का तो ये फॉर्मूला ही है ना दाब का। पास्कल भाई ने क्या बोला, पास्कल भाई ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगे हाथ, वो बोला कि क्या पता मेरा भी कुछ हो जाए और मैं फिजिक्स की किताब में छप जाऊं और इन चिंटुओं का थोड़ा सा दिमाग खराब कर दूं, इनको दिमाग में टेंशन दे दूं, इनके दिमाग पे प्रेशर डाल दूं, दाब डाल दूं। तो वो पास्कल भाई भी कम नहीं था भाई, पास्कल भाई ने भी एक कुछ नियम दे दिया लगते ही। पास्कल भाई के नियम ज्यादा मतलब कठिन नहीं है, आसान ही है। वो तुम नियम है ना उसके, पास्कल ने 2 नियम दिए थे और वो एक आधा नियम तो तुम्हारे डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है। वो तुम पता है कहां पे देखते हो? पहला क्या दिया था कि गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव के जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, पहला उसने बोला कि उसका प्रभाव पास्कल के नियम का पहला लोग क्या था, अब लिखो पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, ठीक है। उसमें पहला लिखो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव। गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव कैसे बोला? अगर तुमने बोला, वो इसलिए बोला है कि अगर आप गुरुत्वीय त्वरण को 0 कर दोगे, नगण्य कर दोगे किसी चीज पे, तो कितनी गहराई कुछ भी हो, ठीक है, वहां क्या लगेगा, फोर्स सब पे बराबर लगेगा। हमने फोर्स पहले क्या देखा था, हाइट देखी थी, डेंसिटी देखी थी और गुरुत्वीय त्वरण जी देखा था। ये चीज तो देखी थी हमने, है ना, ये चीज तो देखी थी। वो बोले तुम इसको 0 कर दो गुरुत्वीय त्वरण को, तो अगर गुरुत्वीय त्वरण भी 0 हो गया, कोई चीज अपनी ओर अट्रैक्ट ही नहीं करती, पृथ्वी किसी चीज को खींच ही नहीं रही, गुरुत्वीय त्वरण ही नहीं है, तो आपका क्या होगा, सभी बिंदुओं पे क्या होगा, किसी बर्तन के अंदर अगर आपने इसे डाल रखा है पानी, तो सभी बिंदुओं पे पास्कल क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा, दाब का, द्रव में दाब का प्रभाव सेम हो जाएगा, द्रव में दाब का प्रभाव सेम हो जाएगा। ये कब, जब जी 0 है। अगर जब नगण्य मान लिया, नगण्य मतलब हाई नहीं, 0 कर दिया, नगण्य मान लिया, संतुलन अवस्था में आ जाएगा द्रव, संतुलन अवस्था में स्टेबल हो जाएगा और उसका बिंदु पर दाब समान होगा। अगर तुम उसके बिंदु पर समान हो जाएगा पहले में, अगर उसको नगण्य नहीं मानोगे, तुम इसको मान के चलोगे, तो हर एक बिंदु, हर एक गहराई या ऊंचाई के साथ दाब चेंज होता रहेगा। तो सभी, इसका लिखो, सभी बिंदु पर दाब क्या होगा, समान होगा, सभी बिंदु पर दाब क्या होगा, समान होगा। पहला ये हो जाएगा। अगर तुम जी 0 कर दोगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो, कंडीशन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण नगण्य हो या 0 हो, ठीक है, 0 हो तब होगा, ये नगण्य हो या 0 हो तब ये सभी बिंदु पर दाब समान होगा। दूसरा वो क्या बोलता है कि अगर किसी बर्तन में दाब के
किसी भाग पर एक बल लगाते हैं तो द्रव सही बिंदुओं पर समान परिणाम संचरित करता है। अगर कोई जैसे एक है दूसरा क्या है कि आप बल लगाओगे, ठीक है, ये लिख लिया आपने, थोड़ा यहाँ ऊपर समझा दूं, अच्छा समझ में आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, फिर दूसरा करता हूं। दूसरा क्या बोलता है कि अगर आप किसी के ऊपर बल लगाओगे ना तो वो क्या होगा कि सभी दिशाओं में संतुलित लगेगा, वो निकलना चाहेगा, वो प्रेशर क्या है, पानी निकलना चाहेगा, वो प्रेशर बराबर देगा। कैसे? जैसे आप क्या हो, इस बर्तन पे पानी के अंदर फोर्स लगा रहे हो, तो पानी की वो फोर्स है, द्रव का फोर्स है, वो उसके साइड पे भी लग रहा है, उसके बेस तले पे भी लग रहा है, सब जगह से पानी निकलना चाह रहा है। अगर आप उसको दबा रहे हो, हम क्या करते हैं, बोतल को चिपकाते हैं ऐसे, तो बोतल के पानी सब तरह से निकलना चाहता है और छोड़ते वापस उसी स्थिति में आ जाती है। जैसे मान लो ये कुछ एक बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है और उसका क्या है, ऐसे बना हुआ है, बना दिया ऐसे, और ये इसका एक पतला सा है, यहां से ऐसे पानी भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ ऐसे, ठीक है, लिक्विड भर दिया, यहां आपने तुमने क्या रख दिया, भार भरा हुआ वेट रख दिया, और यहां से तुम क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। जब यहां से बल लगा रहे हो तो बल क्या कर रहा है, इधर भी चल रहा है, यहां से चलता चलता यहां आ रहा है। अब फोर्स क्या है, सभी दिशाओं में सबकी ओर ऊपर क्या समान लग रहा है, और ये वजन ऊपर उठ रहा है। यहां से तुम बल लगा रहे हो, लिक्विड आ रहा है, आगे सिरक रहा है, जैसे जैसे लिक्विड आगे जाएगा ये लिक्विड ऊपर की ओर जाएगा, ये लिक्विड नीचे आएगा, ऐसे 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 चलेगा, इधर चलेगा, और ये लिक्विड क्या है, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, तो ये बाहर की चीज भी क्या है, ऊपर की ओर जाएगी। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जो बड़ी बड़ी हम मशीनें देखते हैं ना डेली लाइफ में, वजन उठाने वाली, क्रेन हो गई, हाइड्रोलिक मशीनें हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, हम बोलते हैं प्रेशर ब्रेक है इस गाड़ी में, इस ट्रैक्टर में, तो उनमें क्या होता है, ब्रेकों के अंदर, उन मशीनों के अंदर लिक्विड भरा होता है। लिक्विड का हम क्या, थोड़ा सा ब्रेक दबाते हैं और गाड़ी वहीं रुक जाती है, हमारा व्हीकल या साधन वहीं रुक जाता है। हाइड्रोलिक मशीनें होती है जो बड़े बड़े हेवी सामान को उठाती है, तो कैसे उठा पाते हैं, उनमें पास्कल का ही तो नियम लगता है, उनमें उनकी पाइप या ट्यूब के अंदर क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, तभी तो वो उठा पाती है। इसी तो करके होता है, क्योंकि हम अगर वन टाइम उस पे फोर्स लगाएंगे ना तो 100 गुना उस पे फोर्स लगाएगी। अगर यहाँ पे आप एक बल लगाओगे ना तो उस बल का प्रभाव यहाँ 100 टाइम दिखेगा, ठीक है, 100 टाइम दिखेगा। ये भी एक फॉर्मूला है जो कभी मैं आपको डिस्कस करेंगे तब होगा। अगर आपने देखो बल लगाया एक, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दाब बराबर क्या होता है, देख लो, बल अपोन में क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बल अपोन में क्षेत्रफल होता है, ये तो पढ़ा था। अगर आपका बल एक है यहाँ पे, क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि दाब है उसमें तो बल होगा, तो ये इसकी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 टाइम 100 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 100 अपोन में 1 हो जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा ये। तो तुम एक बल लगाओगे तो वो तुम्हें 100 गुना वहां से वजन उठाने की शक्ति देगा। दाब, हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर, लिक्विड के अंदर इतना प्रेशर होता है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट बात है, छोटी सी चीज है, आप समझ लो, गलनांक या क्वथनांक होता है हमारा, जिसको हम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उसमें दाब का क्या फर्क पड़ता है, उस पे दाब कैसे डिपेंड करता है, जो प्रेशर है गलनांक या क्वथनांक पे, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है, वो भी आप देख लो। क्वथनांक पे क्या होता है, सबसे पहले आप देखो गलनांक जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, उस पे दाब कैसे डिपेंड करता है। फिर हम देखेंगे क्वथनांक, उस पे दाब, इस पे क्या होता है, गर्म करोगे ना, जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। देखो, अगर किसी चीज को तुम गर्म करोगे, गर्म किया, क्या बढ़ा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट या क्वथनांक बढ़ा। जिन पदार्थों को गर्म करने पे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, तो दाब बढ़ाने पे भी उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो तुम दाब बढ़ाओगे, ठीक है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। पहला नियम तो ये है। अगर तुम उसको गर्म करने पे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो दाब बढ़ाने पे भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो बढ़ाने वाले में क्या है, जैसे कौन सा एग्जांपल है, घी है, मोमबत्ती है, सॉरी, मोमबत्ती और घी, यहां सही है,
मोमबत्ती और घी है, अगर तुम उनका गर्म कर रहे हो तो उनका क्या बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, जैसे आयतन बढ़ रहा है। गर्म करने पे क्या आयतन बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, गलनांक बढ़ रहा है, तो दाब भी बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पे भी गलनांक बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। गर्म करने पे आयतन बढ़ा, ठीक है, गर्म करने पे आयतन बढ़ा, तो दाब बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट या उसका गलनांक बढ़ेगा, घी या मोमबत्ती। अगर तुम गर्म करने पे उनका आयतन घटेगा, आयतन डिक्रीज होगा, आयतन डिक्रीज होगा तो दाब बढ़ाने पे भी उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जैसे बर्फ या कुछ ऐसी चीजें हो गया, ढलवा लोहा हो गया, गर्म करने पे क्या बढ़ा, सॉरी उनका आयतन बढ़ा, तो फिर दाब बढ़ाने पे उनका क्या बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। गर्म करने आयतन बढ़ा, दाब बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। और गर्म करने पे आयतन घटा तो दाब घटाने पे आयतन भी घटेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या, क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्वथनांक, क्वथनांक के बारे में देख लो आप। क्वथनांक, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, सभी द्रव, कोई भी द्रव है, उसका क्वथनांक उसकी खुली सतह के दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है, उसकी खुली सतह पे दाब बढ़ाने पे बढ़ जाता है। जैसे कोई भी द्रव है, उसकी खुली सतह है, खुली सतह में रखा है, उस पे दाब बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाने पे क्या, उस पे बढ़ जाता है। जैसे साधारण वायुमंडल में क्या होगा, नॉर्मल वायुमंडल में पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। नॉर्मल वायुमंडल है, उसमें पानी का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री होता है। तो 100 डिग्री पे होता है, अगर उसमें इसको डबल कर दूं, ठीक है, सो नॉर्मल वायु टेम्परेचर है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, एटीएम बे, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। अगर मैं इसको डबल कर दूं, ठीक है, टेम्परेचर को, सॉरी उसको, यदि दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो क्वथनांक 25 डिग्री होगा। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल अपना एटमॉस्फेयर वायुमंडल के दाब पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर दाब पे क्या होता है, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं, नॉर्मल वाले को, एटमॉस्फेयर दाब को, एटीएम दाब को 2 गुना कर दूं, तो इसका पानी का टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट 125 डिग्री हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ये 2 गुना होगा तो ये 25 डिग्री और बढ़ जाएगा, मतलब 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो क्वथनांक, ये आपको मुझे लगता है गलनांक क्वथनांक वाले थोड़ा सही समझ नहीं आया, दोबारा से बताता हूं मैं। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, तुमने गर्म किया, उसका आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ेगा तो तुम दाब बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, घी और मोमबत्ती हो गया। अगर गर्म करने पे आयतन घटा तो दाब भी घटाने पे भी मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, जैसे ढलवा लोहा वगैरह, ये चीजें सिंपल सा। क्वथनांक या जो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उसमें तुमने नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे हम क्या बोलते हैं कि पानी नॉर्मल वायुमंडल दाब में क्या होता है, उसके प्रेशर में 100 डिग्री सेल्सियस होने पे बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, उबलने लगता है, भाप बनने लग जाती है। ठीक है, अगर इसको मैं नॉर्मल वायुमंडलीय दाब को 2 गुना कर दूं तो हमारा पानी फिर 125 डिग्री सेल्सियस पे जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, थोड़ा सा उसका बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा आज का पूरा प्रेशर या दाब का फंडा, कि दाब कैसे काम करता है, पास्कल का नियम कैसे काम। आपको इंपॉर्टेंट तो मैंने जो 4 कंडीशन बताई वो याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। और एक पास्कल का नियम पूछना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह किससे संबंधित है, किसके नियम से, पास्कल के, न्यूटन के, या ऐसे क्वेश्चन डाल जाते हैं किरचॉफ के नियम से किससे संबंधित है, आपको वहां बताना है पास्कल के नियम से संबंधित है। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह की क्लास के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।